नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। इन दिनों बिना जानकारी के सार्वजनिक मंच से कुछ भी बोल देना फैशन बन गया है, क्योंकि इस तरह से झूठ फैलाने को लेकर देश में कोई कानून नहीं है। पीएम मोदी के सामने एक अफसर गलत पहचान से दूसरे शख्स को खड़ा कर देता है और प्रधानमंत्री के सामने झूठ कहलवाया जाता है, लेकिन इस मामले में कार्रवाई को लेकर कोई कानून ही नहीं है। उसी तरह से एक फिल्म अभिनेता हैं जिन्हें लोग इन दिनों झूठ के खिलाड़ी भी बुलाने लगे हैं। वे लगातार सोशल मीडिया पर अपनी झूठ बयानबाजी की वजह से ट्रोल हो रहे हैं। ताज़ा मामला फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा है। दरअसल फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि दुर्भाग्य से हमारे इतिहास की किताबों में सम्राट पृथ्वीराज के बारे में केवल 1 या 2 लाइनें ही लिखी हैं। वहीं आक्रमणकारियों के बारे में भर भर कर लिखा हुआ है। हमारे कल्चर और महाराजा के बारे में बहुत कम लिखा हुआ है। कोई नहीं जो इतिहास की किताबों में उनके बारे में लिख सके। एक बार अक्षय कुमार का वो बयान सुन लेते हैं। कहाँ पे कमी रह गई थी हमारे एजुकेटर्स में? Because nobody is there to write it in that book. In our history book, it should be written about. You have a single line. आपने भी नहीं पढ़ी उसका नहीं मतलब? पढ़ी है। अब मुझे बताइए, आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी है। I would like to appeal to the education minister and अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ to look into this matter and see it if we can change it. We can balance it. I'm not saying we should not know about Mughals, but balance it out. Know about our kings also. अक्षय कुमार के इस कॉन्फिडेंट झूठ को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। मैं यहाँ स्क्रीन पर कुछ रिएक्शन दिखा रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर लिखे गए हैं। हरा प्रसाद बहेरा नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, मुझे लगता है आपको एनसीईआरटी की इतिहास की किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे संदेह है कि आपने अपने स्कूल टाइम में भारतीय इतिहास की किताबें पढ़ी, शायद आपने कनाडा के इतिहास की किताबें पढ़ी थी। वहीं धीरेन्द्र नाम के दूसरे यूजर लिखते हैं, 7वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक में पूरा एक चैप्टर पृथ्वीराज चौहान पर आधारित है। ठीक उसी तरह जैसे भारत के अन्य राजाओं की तरह हमें स्कूल में पढ़ाया गया। एनसीईआरटी की इतिहास की किताब पर अगर एक सरसरी नज़र डाल लें तो सच्चाई मालूम हो जाएगी। गीत वी नाम की एक अन्य यूजर लिखती हैं, साफ है कि अक्षय कुमार कभी भारत के स्कूलों में गए ही नहीं और ना ही एनसीईआरटी की किताब पढ़ी है, तो ज़रूर आरएसएस की शाखा में पढ़े होंगे। वहीं संजय त्यागी नाम के एक यूजर ने लिखा, मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में कुछ नहीं पढ़ा, खासकर इतिहास। यह तो हुई मिस्टर खिलाड़ी के बयान और उस पर ट्विटर यूजर्स के जवाब, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं खबरों की तह तक जाऊं, पड़ताल करूं। इसलिए आज हमने 2 गेस्ट बुलाए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए रुचिका शर्मा हैं जो इतिहास की छात्रा भी हैं और डीयू में पढ़ाती भी हैं। साथ ही हमारे साथ हैं दिलीप जो एक छात्र हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में रहकर। सबसे पहला सवाल मैं दिलीप से ही पूछना चाहूंगा, बिकॉज आप छात्र हैं। अक्षय कुमार ने जैसा कि कहा है कि टेक्स्ट बुक में जो है वो पृथ्वीराज को लेकर कोई चैप्टर नहीं है, तो चूंकि यूपीएससी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की बुक जो है पढ़ना कंपलसरी होता है, तो आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या वाकई ऐसा है कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और अगर है तो कहाँ है, कौन से चैप्टर में? हाँ जी, श्योर सर। शैल आई स्टार्ट सर? सर एक्चुअली क्लास 7 एनसीईआरटी आवर पास्ट 2 करके एक एनसीईआरटी है। उस एनसीईआरटी में चैप्टर 2 में न्यू किंग्स एंड न्यू किंगडम्स, ओके, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। सो इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, so it was mentioned that how Prithviraj Chauhan, how he has defeated Muhammad Ghori. Muhammad Ghori को कैसे डिफीट किया है in Battle of Tarain in 191 and again 1192. So कैसे ये 2 battles में पृथ्वीराज चौहान का इन्वॉल्वमेंट है, ये मेंशनड है। एंड एट द सेम टाइम चैप्टर 3 में भी मेंशनड है, पेज नंबर 31। सो उसमें भी यही मेंशनड है कि पृथ्वीराज चौहान का रूल 1157 से लेकर 1192 तक उनका रूल था। सो ये मेंशनड है। सो इससे ज्यादा आई डोंट थिंक हिस्ट्री में कुछ ज्यादा जरूरत पड़ती है, बिकॉज पृथ्वीराज चौहान का इतना ही कंट्रीब्यूशन है उनका। तो सो आई गेस इतना तो सफिशिएंट है, बिकॉज करिकुलम से ऑलरेडी बर्डन जिसमें कि कई सारे ऐसे वीडियोज हैं जो शायद हिंदी किताब की है, एनसीईआरटी की है और इंग्लिश की भी है शायद,
जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरी कहानी भी लिखी गई है। क्या वो आपके पास किताब है? सर मेरे पास तो ये डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, आप क्लास 11 कृपया करके एनसीईआरटी आप का। वो स्क्रीन पे दिखाएं ताकि हमारे दर्शक देख सकें कि हाँ ये वाकई में है और कौन से पेज में है। आप दिखाते हुए बताएं हमारे दर्शकों के लिए। सर एज ऑफ नाउ आई हैव पीडीएफ है, क्लास 7 एनसीईआरटी। सो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है और पास 2 है, तो ऑटोमेटिकली हमें गूगल करेगा तो सबको मिल जाएगा, क्लास 7 एनसीईआरटी और पास 2 पीडीएफ सर। तो आपको क्या लगता है कि जो उनका कार्यकाल है और उनकी जो उपलब्धियां हैं, क्या उसको बताने में कोई कसर छोड़ी गई है, कोई कमी रखी गई है, या जितना इंफॉर्मेशन उनके बारे में होना चाहिए था वो टेक्स्ट बुक में दिया गया है? हाँ जी सर, जितना उनका कंट्रीब्यूशन था इतना तो मेंशन्ड है। बिकॉज ऐसा देखे तो हमारा कंट्री में बिफोर ब्रिटिश अराइवल 595 प्रिंसली स्टेट्स था। इवन ऐसा देखे तो और भी छोटे छोटे किंगडम्स बहुत सारे हैं। सो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू मेंशन ईच एंड एवरी किंगडम इन दोस टेक्स्ट बुक्स। उसके साथ साथ ऑलरेडी हमारा जो करिकुलम से स्टूडेंट्स ऑलरेडी बर्डनसम है। जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स हम ओवर ग्लोरीफाई करना कोई एक पर्टिकुलर किंग को या किंगडम को, सो दैट्स नॉट गुड। हिस्ट्री जो है वैसा ही हम बताना चाहिए बच्चों को, नहीं तो इट्स लाइक डिस्टॉर्टिंग द हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। जो यंगस्टर्स को, जो भी हमारा यंगर जनरेशन है, तो उनको पोस्टेरिटी को हम जो भी है वॉट एवर वॉज देयर, एंड वी शुड दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स। सो सर दिस इज माय ओपिनियन अबाउट वॉट एवर द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रोवर्सी। ठीक है दिलीप, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे हाँ जी। साथ रुचिका शर्मा जी हैं, जो खुद छात्रा भी, हाँ जी। इतिहास की छात्र भी हैं और उसके अलावा पढ़ाती भी हैं। आपसे समझना चाहूंगा रुचिका जी, बयान जो है हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम बयान पे नहीं फैक्ट्स पे बात करना है। क्योंकि अभी के समय में बहुत खुलेआम हो रहा है कि आप सार्वजनिक मंच से कुछ भी झूठ बोल दे रहे हैं, उसको चेक नहीं किया जाता है कि वो सही है या गलत है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, एडिटर जी स्पेशल कार्यक्रम के माध्यम से यही कोशिश करता हूं कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकूं, और इसमें मैं आप जैसे जो विद्वान लोग हैं उनकी मदद चाहता हूं। आप बताएं कि एक छात्र के लिहाज से, 7वीं 8वीं क्लास का कोई छात्र है, तो आपको लगता है कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में स्पेशली कुछ ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत थी, या जो जानकारी दी गई है बाकी राजाओं के कार्यकाल के हिसाब से वो ठीक जानकारी दी गई? देखिए, जब पृथ्वीराज रूल कर रहे थे, जब उनका साम्राज्य था यहाँ पर भारत में, सिर्फ उन्हीं का नहीं था। चौहान जो थे या चहमान आपको उनको कह लें, उनका जो वर्चस्व था वो अजमेर में था, उनका वर्चस्व दिल्ली में था, उनका वर्चस्व भटिंडा, जिसको आज कहते तबार हिंदा उस समय कहते थे, वहां सब था। उससे आप नीचे आ जाए तो उसी समय में गुजरात में चालुक्य सोलंकीज थे। उसके आप थोड़ा सा पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर चले जाए, ईस्ट की ओर चले जाए तो कन्नौज में आप देखेंगे यूपी में गाहदावालास थे। थोड़ा नीचे आ जाए आप तो मालवास में देखेंगे आप पारामार्स थे। तो ये सारे, इतने सारे किंगडम्स उसी समय में थे, और ये बहुत ही एक छोटे अंतराल में थे। आप 100-200 साल का अंतराल ले लें, उसमें बहुत सारे किंगडम्स हैं और उनका बहुत ज्यादा योगदान है अपनी अपनी तरीके से। तो सिर्फ पृथ्वीराज ही क्यों, पृथ्वीराज को ज्यादा महत्ता इसीलिए दी गई क्योंकि जब 19वीं शताब्दी में अंग्रेज आए तो उन्होंने, उनमें से एक सर्वेयर थे जेम्स टॉड करके, उन्होंने किताब लिखी है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान करके। उसमें उन्होंने पृथ्वीराज को आखिरी हिंदू सम्राट, लास्ट हिंदू एम्परर की उपाधि दी है, जो कि ना सिर्फ बिल्कुल गलत है क्योंकि उनके बाद तो बहुत ऐसे एम्परर्स आए, ऐसे सम्राट आए जो मुस्लिम धर्म में नहीं बिलीव करते थे। तो विजयनगर में कृष्णदेवराय थे, कृष्णदेवराय से पहले भी कितने हैं, शिवाजी भोसले अपने आप में एक बहुत बड़े राजा रहे हैं, उनके बारे में तो कितने लोग जानते हैं। तो वो आखिरी हिंदू सम्राट तो नहीं हो सकते हैं। तो क्योंकि उन्होंने उनके बारे में लिख दिया आखिरी हिंदू सम्राट, पृथ्वीराज अपने आप में एक बहुत बड़े एंटिटी बन गए। लेकिन अगर आप उनको 11वीं 12वीं शताब्दी में जब वो रूल कर रहे हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो वो सिर्फ एक ही राजा है, बहुत सारे राजा उस समय तब थे। नॉर्थ इंडिया में भी, सेंट्रल इंडिया में भी आप
कोई भी कहीं भी उठा के देख ले, बहुत से ऐसे राजा थे जो शायद ना सिर्फ पृथ्वीराज जितने पावरफुल थे, शायद उनसे भी ज्यादा पावरफुल थे, जिनकी पृथ्वीराज से बहुत बड़ी लड़ाई भी हो चुकी है। चालुक्य सोलंकी को ये आप ले लीजिए, उनकी बहुत बारी चहमान से लड़ाई होती रहती थी। तो उनको, मुझे लगता है पृथ्वीराज को ये एक बड़े 100-200 साल के अंतराल में जो कंट्रीब्यूशन दिए गए वो बहुत ज्यादा है। और कितने ऐसे रूलर्स हैं जिनका मैं अभी नाम ले रही हूँ, लोग जानते भी नहीं होंगे। गाधावालास ऑफ कन्नौज के बारे में, पारामार्स ऑफ मालवा के बारे में। तो मुझे लगता है ऐसे कितने ऐसे रूलर्स हैं जो पृथ्वीराज के साथ आए होंगे, उनके बारे में पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से तो पृथ्वीराज को बहुत समय दिया गया है और बहुत पेज पन्ने भरे गए हैं उनके बारे में, क्योंकि उनकी घोरी से लड़ाई हो गई है इसीलिए। और उनको अंग्रेजों ने भी बहुत बड़ा चढ़ा के लास्ट हिंदू एम्परर कह दिया। तो मुझे लगता है उस हिसाब से तो उनका बहुत ज्यादा नाम है किताबों में, और बहुत ऐसे रूलर्स हैं जिनका नाम कम है, तो उनका भी शायद आना चाहिए। पर वही बात आ जाती है जो शायद दिलीप जी ने बहुत अच्छे से बोला कि हमारा इतिहास तो बहुत बड़ा है, और आप सभी डालते रहेंगे स्कूल टेक्स्ट बुक्स में तो वैसे ही इतिहास का नाम बहुत खराब है कि कितना पढ़ना पड़ता है इतिहास में, पन्ने भरने पड़ते हैं, तो लोग बच्चे कितना तक पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जितना पृथ्वीराज को दिया गया है वो अपने आप से उनके कंट्रीब्यूशन से ज्यादा है। इससे ज्यादा आप अक्षय कुमार के कहने पे डाल देंगे तो मुझे नहीं लगता बच्चों को अच्छा लगेगा। बतौर छात्र मैं समझना चाहूंगा कि पृथ्वीराज को क्यों पढ़ा जाना चाहिए। अभी एक समुदाय को खुश करने वाली बात है, वो उस बात को हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मैं एक इतिहास का छात्र हूँ और मैं भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, तो रुचिका जी आप मुझे बताएं कि मुझे पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको इसीलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उस समय से 11वीं-12वीं शताब्दी के समय में 100-200 साल के अंतराल में ऐसे बहुत से छोटे छोटे किंगडम्स थे जो आ गए थे उस समय नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में, जिसमें से पृथ्वीराज का भी एक किंगडम था, चौहान जिनको कहते हैं। मुझे लगता है उस दौरान में उनका भी एक योगदान है। वो चहमान रूलर थे, अजमेर के रूलर थे, उन्होंने घोड़ी से भी लड़ाई की। एक लड़ाई उन्होंने जीत ली, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट उन्होंने जीत लिया, दूसरा वो हार गए। उसकी वजह से अजमेर और दिल्ली का जो एरिया है वो तुर्कियों के पास आ गया था, घुरिद सुल्तान के पास आ गया था। बस उनका यही कंट्रीब्यूशन है और यही चीज पढ़ाई भी जाती है और यही जानना हमारे लिए जरूरी है। आप इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि उस समय में ऐसे बहुत सारे किंगडम्स थे जिनका आपस में बहुत लड़ाई चलता रहता था। उनका इंटर मैरिज भी था। इनको बाद में 16वीं शताब्दी में राजपूत कहा जाता था, तो वो भी एक अलग तरीके का देखने का नजरिया हो सकता है इतिहास में। पर इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि पृथ्वीराज को कोई भी और पन्ना देना चाहिए इतिहास में। ऑलरेडी जैसे मैंने कहा उनको बहुत तवज्जो दी जाती है किताबों। जी, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा कि जब आप इतिहास की किताब में किसी राजा का जिक्र करते हैं या शासक का जिक्र करते हैं और लोगों को आप बताते हैं कि हमारा ये इतिहास रहा है, तो जी, वो किस तरह से सिलेक्शन होता है और उसको पढ़ाने के पीछे मकसद क्या होता है कि हम अपने छात्रों को या अपने जो देश के नागरिक हैं उसको क्या बताना है। आखिर हम इतिहास में किस आधार पे चैप्टर का चयन करते हैं। देखिए इतिहास की किताबें इसके लिए हमेशा से काफी बदनाम रही हैं क्योंकि कोई भी सरकार आती है, आप देखेंगे सबसे पहले वो इतिहास की किताबों को चेंज करती है। पहले बीजेपी के दौरान जो अभी इतिहास की किताबें चल रही, हो सकता है कांग्रेस के दौरान वो ना चले। बहुत बारी ऐसा हुआ है कि इतिहास की किताबें चेंज होती रही हैं। मैं एक स्टूडेंट रही हूँ हमेशा से दिल्ली के स्कूलों में, तो मुझे पता है हमको कितनी प्रॉब्लम होती थी। मैं जब 11वीं क्लास में पढ़ती थी तो उसी समय एक नई किताब आई थी जो वो काफी अच्छी किताब थी एनसीईआरटी की, बट आई थिंक अब वो डिसकंटिन्यू हो गई है। पर उस समय कितने समय तक, और 11वीं-12वीं जो क्लास होती है वो कोई छोटी क्लास तो होती नहीं है, उस समय में कितने समय बाद वो किताबें मिली थी। तो मुझे लगता है बच्चों को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मुझे लगता है जो भी सरकार आती है वो इतिहास का वो नैरेटिव चूज करती है जो उनको सूट करता है। आखिर में जो बड़ा नैरेटिव यही है, वो ये है कि भारत कितना महान देश था और वो हमेशा से ही ऐसा महान रहा है। तो जो भी उसकी महानताएं हैं हम उसको बता दें इतिहास में, जिससे कि हम बहुत ही महान लगे। तो जो भी हमको महान नहीं लगता है, जहां भी हमको लगता है कि ये हो सकता है कि हमारे नैरेटिव से मैच ना कर, तो हम वो छुपा देते हैं। तो पृथ्वीराज को भी इसीलिए चूज किया गया है क्योंकि
अंग्रेजों ने उनको लास्ट हिंदू सम्राट बता दिया, उनका जो स्मारक है अजमेर में वहां भी उनको आखिरी हिंदू सम्राट कह के, जो 1996 में आया था वहां भी उनको आखिरी हिंदू सम्राट कह दिया। तो बहुत बड़ा सा नाम लगता है कि वो आखिरी हिंदू सम्राट थे, जबकि उनका नाम सम्राट जो टाइटल है वो किसी भी टेक्स्ट में मेंशन ही नहीं है। सिर्फ 19वीं शताब्दी में पहली बार उनको एम्परर कहा गया है, उससे पहले सम्राट की उपाधि उनको कभी दी ही नहीं गई। उनकी बहुत और उपाधियां, उनको भारतीश कहा गया है उनकी खुद की किताबों में, उनको राजा कहा गया है, उनको महाराजा भी कहा गया, उनको सम्राट कहीं कहा ही नहीं गया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पृथ्वीराज भी एक ऐसे कैरेक्टर बन जाते हैं। जैसे अशोक को भी बहुत ही बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, ऐसे बहुत ऐसे अलग अलग रूलर्स हैं। अकबर भी एक ऐसे ही हो गए, उनको बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है तवज्जो मिलती है किताबों में। तो इससे क्या होता है कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो इतिहास में शायद पढ़ानी चाहिए, वो नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि आपका एक नैरेटिव है कि भारत बहुत महान देश था, और हम बच्चों को ये बताएं कि भारत बहुत महान देश था, और शायद था, और मैं ये मना नहीं करती, बहुत था, पर आप अगर सिर्फ वही पढ़ाएंगे तो वही पढ़ा जाएगा, और उसकी महानता चेंज होती रहती है कौन पार्टी आती है। तो जो भी पार्टी आती है उसको जैसा लगता है भारत महान देश है, किस चीज पे फोकस करना है, कौन से धर्म पे फोकस करना है, वो उस हिसाब से फिर आपको इतिहास की किताबें चेंज मिल जाती जी दिलीप, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो आपको बतौर छात्र क्या लगता है कि हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है और क्या चीजें पढ़नी चाहिए? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री का मतलब यूजुअली एक परसेप्शन होता है कि हिस्ट्री का मतलब कोई एक किंग या किंगडम उसी से कन्फाइंड नहीं होती है। हिस्ट्री का मतलब हमारा लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो भी आज हम जो लैंग्वेज बात कर रहे हैं, जो भाषा बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारा जो लिटरेचर है, सो उसका भी इन्फ्लुएंस है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का इन्फ्लुएंस है, राइट। सो लैंग्वेज से लेकर, हमारा ड्रेसिंग से लेकर, हमारे फूड से लेकर, सो हमारे जो मूवी, आर्ट्स, एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज पे हिस्ट्री का इन्फ्लुएंस होता है। बिकॉज जब हम उसको पहचानते हैं, नो डाउट हम हिस्ट्री को मतलब what to say, like we should understand our history को समझना भी जरूरी है, we should feel proud of it, and at the same time हिस्ट्री भी हमारे एक हिस्टोरिकल प्लेसेस को, जो हेरिटेज साइट्स है, इसको भी हम एज ए टूरिस्ट प्लेस गवर्नमेंट प्रमोट करती है, एंड अगेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इंस्क्राइब करते हैं। सो ओवरऑल हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि मियरली नोइंग फैक्ट्स एक ही नहीं है। हिस्ट्री का मतलब हमारा जो डे टू डे लाइफ को हर एक एस्पेक्ट पे इन्फ्लुएंस होती है हिस्ट्री का। सो इसीलिए हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी होता है। बट आज के टाइम पे यूजुअल परसेप्शन ऐसा है कि हिस्ट्री का मतलब इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्कोरिंग मार्क्स, ऐसा स्कूल में हम पढ़ते हैं। बट लेकिन जब यूपीएससी में इसको एक पर्टिकुलर पेपर रखा गया, एंड अगेन उसमें हम स्पेशली पढ़ते हैं एंशिएंट से लेकर मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, एवरीथिंग, इवन वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम थोड़ी बहुत पढ़ते हैं। सो इवन तो सुपरफिशियली पढ़ते हैं, इतनी ज्यादा मतलब एक ऑप्शनल स्टूडेंट जितना तो नहीं पढ़ते हैं, बट लेकिन मोर और लेस सुपरफिशियली तो पढ़ते हैं। तो इसलिए जरूरी होता है, बिकॉज लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर समझने के लिए, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल समझने के लिए, ओके, सो एवरीथिंग, जो भी हमारा आज पॉलिटिकल कंडीशंस है, उसका भी कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस है, मतलब हमारे हिस्ट्री का। हाँ जी जी, जहां तक मैं भी समझ पाता हूं कि इतिहास शायद हमारे भारत का इतिहास हो या दूसरे देशों का महत्वपूर्ण कालखंड, और उस समय में कैसे चीजें डेवलपमेंट की तरफ बढ़ी, या फिर कुछ खराब हुआ तो वो खराब क्यों हुआ, वजह क्या रही, खामियां क्या रही, किस अगर कौन सी चीजें नहीं की जाती तो बेहतर हो सकता था। तमाम चीजों को समझने के लिए, उस समय की सभ्यता, संस्कृति, उस पहलू को समझाने के लिए शायद इतिहास पढ़ा जाता है। रुचिका जी, आपसे सवाल ये जानना चाहूंगा कि जब मैंने पढ़ाई की थी तो मुझे मालूम पड़ा था कि सम्राट जो है भारत में सिर्फ 2 ही हुए थे, एक अकबर और एक अशोक। उसके बारे में तर्क ये दिया जाता है कि भारत के जो सबसे अधिक भूभाग पे जिनका राज रहा, उन्हीं को सम्राट कहा जाता है। हालांकि पृथ्वीराज चौहान के नाम के साथ, फिल्म के नाम के साथ देखें तो वो करणी सेना के दबाव में किया गया है, क्योंकि पहले उसका नाम पृथ्वीराज चौहान ही था, लेकिन करणी सेना जो अपने आप को राजपूतों का प्रतिनिधित्व करने वाले बताते हैं, उनके दबाव में आकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म का नाम रखा। लेकिन चूंकि दर्शकों को सही जानकारी मिले, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं हैं, हमारा काम है लोगों को सही जानकारी देना, तो मैं आपसे चाहूंगा ये जानकारी कि सम्राट किसे कहते हैं और भारत में कितने सम्राट? देखिए, ये बहुत बड़ी धारणा है कि सम्राट, जिसको इंग्लिश में एम्परर कहते हैं, वो
ऐसा होता है, वो राजा से बड़ा होता है या उसका वर्चस्व ज्यादा भूभाग में होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये जो टाइटल है ये अपने आप में ही किसी को भी दिया जाता है। जब जैसे मैं आपको पृथ्वीराज का एग्जाम्पल ले लें तो उनको ये एग्जाम्पल उनको सम्राट तब बोला गया था जब 19वीं शताब्दी, जैसे मैं बता रही थी, जेम्स टॉड आए थे, उन्होंने पहली बार उनको एम्परर कहा था। ऐसे ही जब अशोक की भी डिस्कवरी तभी हुई थी जब अंग्रेज आए थे, तो पहली बार उन्होंने ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो जिसमें अशोक के सारे लिपियां लिखी हुई हैं, उन्होंने ही सबसे पहले उसको तोड़ा था, जेम्स प्रिंसेप करके थे, तो इसीलिए उन्होंने उनको भी एम्परर की उपाधि दे दी। तो ये जो उपाधियां दी जाती हैं ये काफी हद तक बहुत ही सब्जेक्टिव है, अपने अपने हिसाब से ही है। ऐसा कोई नहीं है कि अगर आप किसी को किंग कह देंगे तो छोटा हो जाता है और एम्परर जो है वो बड़ा हो जाता है। ये मुझे लगता है शायद सही नहीं पढ़ाया जाता। दूसरा जो है हमको लगता है कि सम्राट सिर्फ 2 ही हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि हम अभी भी उस धारणा में हैं जहां हिस्टोरिकल कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इवेंट कम इंपॉर्टेंट है, जो घटनाएं हुई हैं वो कम है और जो घटनाओं के पात्र हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम एक पूरे दौर को उसी इंसान के नजरिए से देखते हैं। तो जैसे अशोक अगर सम्राट है तो वो जो पूरा मौर्य जो शासन है हम उन्हीं के हिसाब से देखेंगे, जो कि गलत है। मुझे लगता है ये सही नहीं है, ऐसे इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, और इसीलिए ये पृथ्वीराज का भी है। तीसरी जो बात है, जो आप राजपूत की बात कर रहे हैं, जो करनी सेना इनको राजपूत मानती हैं, पृथ्वीराज की अपनी किताबों में जो उनके कोर्ट क्रॉनिकलर चंद बरदाई ने भी लिखी थी, पृथ्वीराज जासो, उसमें राजपूत का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। जो ये टर्म है राजपूत, ये 16वीं शताब्दी में आता है। जो चौहान्स के सक्सेसर थे, उनके बाद के जो आए थे लोग 16वीं शताब्दी में, उन्होंने जब अपने पुराने इतिहास को देखा और उन्होंने पृथ्वीराज के बारे में पढ़ा वगैरह और उनके बारे में लिखना शुरू किया, तब उन्होंने अपने आप को ये टर्म दिया राजपूत, जो कि ये सारे लोगों को एक तरीके से जोड़ता था जो उस समय में 11वीं 12वीं शताब्दी में थे। राजपुत्र करके टर्म था और प्राकृत में राजपूत हो गया वो। तो ये बहुत बाद में आया है। आज हम पृथ्वीराज को राजपूत मानते हैं, बट पृथ्वीराज को शायद इस टर्म का मतलब पता भी नहीं होगा जब वो 11वीं 12वीं शताब्दी में कि राजपूत किसको कहते हैं। वो चाहमान थे, और उतने ही चाहमान थे जितने चालुक्य सोलंकी थे। और उनको ये कहना कि चालुक्य सोलंकी और चाहमान एक समान है, वो बिल्कुल भी उनको नागवारा गुजरेगा। और अब हम मानते हैं कि सारे के सारे ये जो ट्राइब्स थे ये राजपूत थे, बिल्कुल गलत है। उस समय में इनके बीच में काफी लड़ाई होती थी, काफी कंपटीशन था टेरिटरी को लेकर, किसको कितना भूभाग मिलेगा, रेडिंग को लेकर एक दूसरे ट्राइब पे रेडिंग होती थी। तो उस समय में ये कोई यूनिटी, ये बाद की है, और ये 18वीं शताब्दी में और भी ज्यादा हो गई थी। और ऐसे ही अंग्रेजों ने उसको देखा कि ये सारे एक जैसे राजपूत हैं। पर अब तो अंग्रेज है नहीं, अब हम पे कोई दबाव नहीं, हम चाहें तो इसको नए नजरिए से, अच्छे नजरिए से देख सकते हैं। पर बिकॉज ये सब इतना पॉलिटिक्स में जुड़ गया है, हमारे लिए शायद मुश्किल होता है इतिहास को और पॉलिटिक्स को अलग से देखकर इतिहास को सिर्फ इतिहास के नजरिए से देखना। तो इसीलिए ये सब धारणाएं बन गई हैं, और ये बहुत ही गलत धारणाएं हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं अक्षय कुमार का भी शुक्रिया कहूँगा कि कम से कम उनके बहाने हमने एक अच्छी चर्चा की और अपने दर्शकों को बता सके कि भाई ये जो पृथ्वीराज को लेकर जो कंट्रोवर्सी है वो क्यों है। वो हो सकता है कि वो फिल्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो, और असल में कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं किया गया है किताबों में। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को जवाब मिला, और हमने एक अच्छी चर्चा की जिसमें हमने राजपूत के बारे में भी जाना, सम्राट के बारे में भी जाना। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। शुक्रिया। अक्षय कुमार को झूठ का खिलाड़ी इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों पहले उनका टीवी पर एक विज्ञापन आया। इसमें वह विमल पान मसाला ब्रांड के लिए विज्ञापन करते नजर आए। इस विज्ञापन के आते ही अक्षय कुमार का साल 2018 का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, जिसमें अक्षय कह रहे हैं कि उन्हें गुटखा के लिए कई ऑफर्स आते हैं, मुंह मांगी रकम भी मिलती है, लेकिन वो ऐसे विज्ञापन कभी नहीं करते। उन्होंने स्वस्थ भारत का हवाला देते हुए कहा, मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। विवाद बढ़ता देख अक्षय कुमार ने माफी तो मांग ली, लेकिन माफी मांगने के दौरान उन्होंने जो कुछ लिखा उसको लेकर एक बार फिर से अक्षय ट्रोल हो गए। दरअसल अक्षय कुमार ने माफीनामे में लिखा
कि उन्होंने ना कभी तंबाकू प्रोडक्ट को इंडोर्स किया और ना ही कभी करेंगे, लेकिन जैसे ही यूजर्स ने इस लाइन को पढ़ा, उन्होंने एक्टर के पुराने विज्ञापनों को खंगाल डाला और पाया कि अक्षय ने सालों पहले एक सिगरेट का ऐड किया था। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको देश और दुनिया से जुड़े सभी अपडेट्स विश्लेषण के साथ मिलता रहे। नमस्कार।